औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं वो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हेल्थ साइकोलॉजी के सिलसिले का हमारा अगला लेक्चर डायबिटीज़ डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डायबिटीज़ की सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर होती हैं। इन सब के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इसको गौर से सुनिएगा तमाम चीज़ों को, ताकि डायबिटीज़ के हवाले से और इसका हेल्थ साइकोलॉजी में क्या कंसर्न, इस हवाले से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह इससे क्लियर हो गए। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस कॉमनली जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ब्लड जो ग्लूकोज है यानी शुगर लेवल जो ब्लड के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो इसमें अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं डायबिटीज़ के अंदर, वो इसमें बॉडी जो है बेसिकली उसके अंदर इनएबिलिटी हो जाती है, वो यानी प्रोड्यूस करने की जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है या उसमें कमी हो जाती है। और जो बॉडी की अंदर जो इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ द इंसुलिन जो है ये जो प्रोड्यूस होता है, यानी जो इंसुलिन है बेसिकली ये ब्लड जो हमारी ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज लेवल है, ये शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल करती है। तो इसके नतीजे में बॉडी जो है इनफेक्टिव हो जाती है जो इंसुलिन को इस्तेमाल करने में जो प्रोड्यूस होती है। तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन होता है जो पेंक्रियाज के ज़रिए से खारिज होता है। पेंक्रियाज जो है वो उसको प्रोड्यूस करती हैं और ये एक अहम किरदार अदा करता है ब्लड शुगर लेवल को जो है रेगुलेट करने में। और ये जो है फैसिलिटेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल फॉर एनर्जी, यानी जो ग्लूकोज होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हम किरदार अदा करता है। जो इसकी मैनेजमेंट है डायबिटीज़ की, उसमें ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना पड़ता है एक टारगेट रेंज के ऊपर। और इसमें एक कम्बिनेशन जो होता है मेडिकेशंस का और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है और कुछ और इसमें केसेस जो हैं शामिल हैं जैसे कि इंसुलिन थेरेपी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं। तो जो रेगुलर मेडिकल चेकअप्स हैं और ऑनगोइंग सपोर्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, वो बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव डायबिटीज़ केयर के लिए। इसकी मैं रेंज की अगर आपसे आपसे बात करूं कि अगर हम इसका फास्टिंग में इसका देते हैं, यानी फास्टिंग हमने सुबह बगैर नाश्ते के अगर इसका हम टेस्ट करते हैं शुगर लेवल को, तो अगर वो 80 यानी 70 टू 100 के दरमियान है तो एक नॉर्मल रेंज होगी उसकी। या और इसके अलावा खाने के बाद अगर हम इसको करते हैं तो 170 से 200 तक है जो है इसकी वो नॉर्मल रेंज रहती है। और अगर 2 से 3 घंटे बाद हम खाने के इसको करें तो 120 से 140 तक की रेंज ये नॉर्मल कंसीडर होती है। अगर 126 से बढ़ जाती है, इसको अगर हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल देखें, यानी जो एक अलार्मिंग कंडीशन होती है, अगर 101 से बढ़ रही है 125 तक जा रही है फास्टिंग में और 190 से 230 तक जा रही है तो आफ्टर ईटिंग, तो फिर हम इसको एक अलार्मिंग है। और डायबिटिक डायबिटिक जो होता है, तो डायबिटिक उसको कहेंगे कि अगर 126 से जो है वो बढ़ रही है, 126 यानी 125 तक जो है वो नॉर्मल है, 125 से कम कम जो है वो अलार्मिंग तो है, ज़्यादा है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है, इसको हम डायबिटिक नहीं कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर वो 126 से बढ़ रही है फास्टिंग के दौरान अगर हम चेक करते हैं और अगर ईटिंग के बाद करते हैं तो अगर वो 220 से 300 के दरमियान है तो दिस इज़ कॉल्ड अ डायबिटिक पेशेंट, जिसको ये होगी। और खाने के हम 2 से 3 घंटे बाद अगर लें तो फिर 200 प्लस जो है अगर वो हो जाती है। तो ये एक मैं आपको चार्ट भी बता दिया ताकि आपके नॉलेज में रहे, आपको पता रहे कि किस को हम क्या कहेंगे और किस लेवल की जो है वो चार्ट जब आपके पास ब्लड शुगर लेवल आएगा तो आपको पता चल जाए। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में हमारे पास इसकी जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स का हम जिक्र करेंगे और भी ज़्यादा, लेकिन मेन तीन तीन टाइप्स है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये एक इसमें एक ऑटो इम्यून कंडीशन जो है एक ये है जहाँ पर इम्यून जो सिस्टम हमारा है वो मिस्टेकनली अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को पेंक्रियाज के अंदर।
यानी ये इंसुलिन जो प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय मिस्टेक गलती से उन पर करता है। द एग्जैक्ट काज इज नॉट वेल, अभी तक इसका नहीं पता कि वो क्या होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चाइल्डहुड में, एडोलिसेंस में डेवलप होती है, जो बच्चों में तकरीबन होती है वो ज़्यादातर टाइप 1 जो है डायबिटीज़ होती है। और इंडिविजुअल जो टाइप 1 डायबिटीज़ रिक्वायर इंसुलिन थेरेपी फॉर सर्वाइवल, तो उनको इंसुलिन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है उनको सर्वाइवल के लिए। और ये लेस कॉमन है देन टाइप 2 डायबिटीज़, और इसमें अकाउंटिंग फॉर अबाउट 5 to 10% ऑफ ऑल द डायग्नोस्ड केसेस, जितने भी यानी जो डायबिटीज़ के हैं उनमें 5 से 10% जो केसेस होते हैं टाइप 1 की। इसकी जो ट्रीटमेंट है बेसिकली इंसुलिन थेरेपी इंजेक्शन के ज़रिए से या इंसुलिन पंप के ज़रिए से प्राइमरी ट्रीटमेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ को। और एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है, यानी पाक दुनिया में सबसे जो टॉप 1 डायबिटिक पेशेंट्स की कंट्री है वो पाकिस्तान है। तो ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है जो है हमारे अंदर है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के ज़रिए से ये होती है। इसको ये करेक्टराइज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे बॉडीज़ के जो सेल है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इफ़ेक्टिवली इंसुलिन के लिए, और जो पेंक्रियाज है यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती उसको कंपनसेट करने की। तो एग्जैक्ट काज है वो मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें जेनेटिक भी है और लाइफस्टाइल फैक्टर जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये अडल्ट में ज़्यादा होती है और किसी भी एज में हो सकती है। इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं जैसे कि मोटापा है, वर्जिश का ना करना है, डाइट का खुराक का ठीक नहीं होना, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इस डेवलपमेंट के। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको हम मेजोरिटी ऑफ डायबिटीज़ जो केसेस है दुनिया में उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है बेसिकली इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे बेहतरीन है। डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, ऑरल मेडिकेशंस भी दी जाती हैं और कुछ केसेस में इंसुलिन थेरेपी भी दी जाती है। जो तीसरी टाइप है डायबिटीज़ की उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब बॉडी जो है वो एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती टू मीट द इंक्रीज डिमांड, यानी क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान डिमांड्स बढ़ जाती हैं और जो इसमें अ, जो बॉडी होती है वो इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती और इसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ होती है। इसका इंक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी। और इसके अंदर अक्सर ये चाइल्ड बर्थ रिजॉल्व हो जाती है चाइल्ड बर्थ के, बट वुमेन हु हैव हैड gestational diabetes are at a higher risk of developing type 2 diabetes later in life, कि जिनके अंदर ये औरतों की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है बाद में बहुत चांसेस होते हैं उनके अंदर जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट में मैनेजमेंट इन वो लाइफ स्टाइल चेंजेस, मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल और सम केसेस इंसुलिन थेरेपीज में इस्तेमाल की जाती है। हम देखते हैं कौन सी काइंड्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स की कौन सी किस्म है सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के अंदर। तो अगर हम जब डायबिटीज़ को मैनेज करें तो इसमें ज़रूरी है कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कम्बिनेशन, इसमें एक कम्बिनेशन हो जिसमें लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन हो, मेडिकेशन वगैरह हो, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलर बेसिस पर उसको लेवल को मॉनिटर किया जाए और इन्फॉर्म डिसीजंस जो हैं वो लिए जाएं अबाउट डाइट एंड फिज़िकल एक्टिविटी। तो यानी इन तमाम जो रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के बारक्स और सपोर्ट के, तो इंडिविजुअल जो है वो डायबिटीज़ के उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है सेल्फ मैनेजमेंट में। उनमें सबसे पहले तो मेडिकेशन एडिरेंस है। तो इसका जो चैलेंजेस है इंडिविजुअल्स को जिनको डायबिटीज़ होती है तो एडहेयर करना जो है एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो वो जो है बेसिकली जो है एक चैलेंजिंग उनके लिए बन जाता है कि उनको लेना बाकायदगी के साथ लेना। और अक्सर जो है ये इसमें भूल जाता है बंदा, साइड इफ़ेक्ट्स के कंसर्न्स भी होते हैं और डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन
जो मेडिकेशन है उसको करने में। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो इंजेक्शन जब देना होता है, इंसुलिन इंजेक्शन की फॉर्म में होती है तब। तो इसकी वजह से जब इनकंसिस्टेंट मेडिकेशन जो है एडेरेंस, वो इसकी वजह से पुअर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो जाता है और इसमें रिस्क जो कॉम्प्लिकेशंस का वो बढ़ जाता है। अगर हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की बात करें तो रेगुलर मॉनिटरिंग जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल की, ये भी बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और उसकी मैनेजमेंट के लिए। तो लेकिन कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो इनकन्वीनियंट, अनकंफर्टेबल और जो है वो स्ट्रगल विद यूजिंग मॉनिटरिंग डिवाइसेस करेक्टली, उनको हम वो बड़ी मुश्किलात का वो करवाते हैं और उसमें वो इनकन्वीनियंट और अनकंफर्टेबल होते हैं उनकी वजह से। और इसका इम्पेक्ट क्या होगा कि ज़ाहिर है जब वो चेकअप नहीं होगा, कभी भी बढ़ सकती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इनफ्रीक्वेंट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है उसकी वजह से एक डिफ़िकल्टी होती है एडजस्ट करने में इंसुलिन को। और एक टाइमली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें होता है। अच्छा, इसके बाद डाइटरी चैलेंजेस होते हैं, डाइट्स के हवाले से बड़ा रखना पड़ता है कि भाई कौन सी खुराक खानी है, कौन सी नहीं खानी है। और ख़ासकर सोशल सिचुएशंस में जब हम एक टेम्पटेशंस जो है वो बेयर कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें, तो काउंटिंग कार्बोहाइड्रेट्स और मेकिंग हेल्थी फूड चॉइसेस में रिक्वायर ऑन गोइंग एफर्ट एंड प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि इसके लंबे अरसे तक उनको चलाना है। तो उनको उसके और जो पोअर डाइटरी चॉइसेस होती हैं उनकी वजह से फ्लक्चुएशंस आ जाती है ब्लड शुगर लेवल में, और इसके अलावा जो है वो ओवरऑल जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट है उस पर नेगेटिवली असरअंदाज होते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो इन कॉरपोरेटिंग इरेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो डेली रूटीन में ये भी चैलेंजिंग होती है बहुत सारे रीज़न की वजह से, क्योंकि एक तो टाइम की ज़रूरत है, फिज़िकल लिमिटेशंस होती हैं और एक मोटिवेशन नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर रेगुलर एक्सरसाइज जो है नहीं होगी तो फिर उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ेगा और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। तो इसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन है, ये भी बहुत ज़रूरी, लोगों को पता ही नहीं है, उनको इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस का नहीं पता, इम्पोर्टेंस जो सेल्फ मैनेजमेंट का, ये भी ये जो इफ़ेक्टिव केयर का उसमें रुकावट बनती हैं। तो इन एडुकेट नॉलेज जो है वो भी एक सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग में अहम किरदार अदा करता है और उसमें वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जी। तो डायबिटीज़ जो है वो उसको हम इमोशनली चैलेंजेस होती हैं जिसमें कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, और ये इम्पेक्ट जो है इंडिविजुअल्स की जो एबिलिटी होती है मैनेज करने की कंडीशंस को इफेक्टिवली उन पर असरअंदाज होती हैं। तो इसमें जो इम्पेक्ट होता है इन सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, उसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है अनहेल्थी कॉपिंग मैकेनिज्म में, पोर जो एडेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान्स और डिफ़िकल्टी जो होती है मेंटेन करने में हेल्थ लाइफस्टाइल। इसी तरह इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी बहुत हैं जी, जो कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन है, टेस्टिंग सप्लाईज और हेल्थ केयर सर्विसेज, ये भी बैरियर होते हैं ऑप्टिमल डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। इसी तरह एक्सेस टू हेल्थ केयर है, जो लिमिटेड एक्सेस जो हमारी होती है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, इलाज वगैरह के लिए, जिसमें रेगुलर चेकअप है, कंसल्टेशन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, और डायबिटीज़ एजुकेशन प्रोग्राम है, ये भी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट को कम कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी है कि कम्प्रिहेंसिव और पर्सनलाइज्ड अप्रोच हो सके, और हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं जिनमें डायबिटीज़ एजुकेटर्स हैं, मेंटल हेल्थ सप्लाई स्पेशलिस्ट हैं, ये भी अहम जो है रोल प्ले करते हैं सपोर्ट देने, एजुकेशन देने, वो गाइडेंस देने में। तो एडिशनली इसमें फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करना है, सपोर्ट नेटवर्क जो है वो भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूट करता है सेल्फ मैनेजमेंट जो है डायबिटीज़ की उसको इम्प्रूव करने में। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर डायबिटीज़ के हवाले से। मैंने डिटेल में उसकी टाइप्स और उसके साइकोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स के बारे में आपसे बात की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगले हमारे उसका इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो को रेगुलर सुना करें, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और आपकी साइकोलॉजी के हवाले से एक मजबूत जो है बुनियाद बन सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुशियों भरी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।